Hello viewers, today's video is about the constitutional developments in Pakistan from 1947 to present. If you haven't yet subscribed to my channel, you are requested to kindly subscribe to it at the earliest so that I can share more such informative video with you. 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में जो लॉ ऑफ द लैंड था या कॉन्स्टिट्यूशन था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक और एक्ट पास किया जिसका नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इन दोनों एक्ट्स ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इन्होंने मिलके इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे वो उसको सर्व किया, उसकी बेसिस जो है उन्होंने बनाई। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्रिएटेड टू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। डोमिनियन का मतलब वो इंडिपेंडेंट स्टेट है जो जिसका हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटिश मोनार्क होता है। स्टेट अपने बाकी तमाम मामलात में आज़ाद होती है, सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट जो है उसका वो ब्रिटिश किंग या क्वीन होता है। जिसकी एक रीसेंट एग्जांपल जो है, मौजूदा एग्जांपल है, वो ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे जिसका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो ब्रिटिश किंग है, किंग चार्ल्स है, हु इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी हुआ था। पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने और इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो इंडिया के लास्ट वायसराय, ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। द लेजिस्लेचर ऑफ ईच डोमिनियन वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉज। ईच लेजिस्लेचर आल्सो सर्व्ड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोनों, जो इंडिया की भी लेजिस्लेचर थी और पाकिस्तान की भी लेजिस्लेचर थी, उन्हें एक तो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का पावर दी गई, इसके साथ साथ दोनों को ये भी पावर दी गई कि आप जो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो भी आप फ्रेम कर सकते हैं। तो इस वजह से उनको दोनों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टेटस भी दे दिया गया। जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का, उसने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप की और इसी तरह की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में भी सेटअप हुई। इन 1953 प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन वाज डिसमिस्ड बाय गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। तो कायद आज़म की वफात 1948 में हुई, तो उसके बाद जो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल जो बने वो थे गुलाम मोहम्मद। तो उन्होंने 1953 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन को, जो लियाकत अली के असैसिनेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उनको डिसमिस कर दिया। और फिर नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन 1954, गवर्नर जनरल डिसमिस द लेजिस्लेचर कम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो दो डिसीजन थे गुलाम मोहम्मद के, इन्होंने पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उनको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये एक कन्वेंशन है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर जनरल, जो भी हेड ऑफ द स्टेट है या उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी डिस्क्रेशनरी पावर एक्सरसाइज नहीं करता। ना तो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया जाता है और ना ही गवर्नर जनरल या प्रेसिडेंट असेंबली को या पार्लियामेंट को डिसमिस कर सकते हैं। पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का इख्तियार दो सूरतों में होता है, या तो एक प्राइम मिनिस्टर के पास है कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर जाएं, या अगर वो ही वांट्स टू गो टू द न्यू इलेक्शन, तो वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर जनरल को एडवाइस कर सकते हैं। और दूसरी सूरत ये होती है कि अगर पार्लियामेंट में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के काबिल नहीं है, नो पार्टी इज एबल टू फॉर्म ए मेजॉरिटी गवर्नमेंट, देन द हेड ऑफ द स्टेट कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सूरत हाल नहीं थी और इसने आगे जाके पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया।
1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, जो पहली को जब उन्होंने सैक कर दिया था गुलाम मोहम्मद ने, गवर्नर जनरल ने, तो ही कन्वीन्ड अनदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इसने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन मार्च 23, 1956। तो जिस दिन पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास हुई थी 1940 में, उसी दिन पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एनफोर्स हुआ। दैट इज़ वाई मार्च 23 को हम रिपब्लिक डे के तौर पे भी मनाते हैं। और उसकी एक बड़ा उसने ये किया कि टर्मिनेटेड पाकिस्तान डोमिनियन स्टेटस एंड मेड इट अ रिपब्लिक। तो पाकिस्तान में जो अभी भी एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट थी ब्रिटिश मोनार्क की, वो ख़त्म हो गई, पाकिस्तान का डोमिनियन स्टेटस ख़त्म हो गया और पाकिस्तान एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि ए स्टेट हुज हेड इज़ इलेक्टेड। तो पाकिस्तान में भी ये हुआ कि गवर्नर जनरल का ऑफिस ख़त्म हो गया और उसकी जगह एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो सेटअप कर दिया 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ने। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप की, एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि वो लेजिस्लेचर जिसमें सिर्फ एक ही हाउस होता है, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, नेशनल असेंबली और सेनेट, लेकिन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक ही हाउस सेटअप किया था, नेशनल असेंबली, जिसके 300 मेंबर्स थे। और दूसरा बड़ा इसका फीचर ये था कि इट इंट्रोड्यूस है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो फेडरेशन जो बनाई उसमें दो प्रोविंसेस थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और नेशनल असेंबली की जो सीट्स थी दे वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू प्रोविंसेस, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को भी 150 सीट्स मिली और वेस्ट पाकिस्तान को भी। यहाँ भी मैं आपको बताता जाऊँ कि ईस्ट पाकिस्तान हैज़ हायर पॉपुलेशन दैन द वेस्ट पाकिस्तान। तो जनरली जब हम सूबों को सीट्स देते हैं नेशनल असेंबली में, तो वो पॉपुलेशन के लिहाज से होता है। सो इन प्रिंसिपल ईस्ट पाकिस्तान शुड हैव गॉट हायर नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन उस वक्त ये डिसाइड किया गया था कि दोनों सूबों को रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन विल बी गिवन द इक्वल नंबर ऑफ सीट्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थी बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंसेस, वो इस तरह थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट जो हैं वो बनाई थी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो जो आइटम्स थे उस पर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट वाज कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज। ऑन द कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट बोथ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स were competent to make law with the proviso that in case there was a conflict between a provincial law and the federal law, then the federal law shall prevail. और तीसरी जो लिस्ट थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसमें जो आइटम्स थे या उसमें जो एरियाज दिए गए थे उस पर सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी दैट वाज कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज। और जनरली फेडरल एक सेटअप में इसी तरह होता है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें एक सिमिलर किस्म की लिस्ट मिलती है। इसके अलावा द प्रेसिडेंट वाज एम्पावर्ड टू अपॉइंट एंड सैक द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ हम आपको बताते जाएं कि इंडिया ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना लिया और उसी साल वो इट केम इनटू फोर्स, और उसने भी एक फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे पाकिस्तान में 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ने सेटअप किया था, तो उसने भी इसी तरह का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सेटअप किया था। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 है वो ये कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसका मतलब है कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं वो रिक्वायर करते हैं कि द प्रेसिडेंट जनरली डज नॉट dismiss the prime minister, he dismisses them only when the prime minister loses the support of the majority of the members. तो इंडिया में आज तक कभी भी प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ने डिसमिस नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री नॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि एक ट्रेडिशन चल पड़ी थी एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट की, तो इस वजह से अंडर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन भी सिकंदर मिर्ज़ा जो कि अब
पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए थे, उन्होंने भी अपनी पावर को एक्सरसाइज किया और उन्होंने एक से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को सैक किया, जिससे पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो मज़ीद जो है वो कमज़ोर हो गई। इसके अलावा 1956 की कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इस्लामिक प्रोविजंस भी थी। एक तो यह था कि पाकिस्तान का नाम रख दिया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये कहा गया कि द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम। प्राइम मिनिस्टर के लिए मुस्लिम होना रिक्वायर जरूरी नहीं था, और एक ये भी था कि देयर शैल बी नो लॉ विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू इस्लामिक इंजंक्शंस। तो तमाम लॉ जो होंगे वो इस्लामिक इंजंक्शन के मुताबिक होंगे। On October the 7th, 1958, President Iskandar Mirza dismissed the parliament, abrogated the constitution, proclaimed martial law and invited army chief अयूब खान to take over। तो ये पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ जो है वो अक्टूबर 7, 1958 को लगा, और पाकिस्तान का जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था सिर्फ 2.5 साल के बाद जो है वो उसको एब्रोगेट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसकी मेन वजह प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा की ये कहा जाती है इस फैसले की कि प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का भी टाइम आ रहा था और सिकंदर मिर्ज़ा को ये ख़तरा था कि वो दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होंगे, तो उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए उन्होंने पूरा सिस्टम को ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब अयूब खान जब पावर में आ गए तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद सिकंदर मिर्ज़ा को भी फोर्स किया कि वो अपनी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे, एंड देन ही हैड टू लीव द कंट्री। अयूब खान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया उसको 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि पावर में आने के 4 साल बाद उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन द 8th of June 1962। और इसमें उसके अंडर जो पहला बड़ा डिसीजन था वो ये था कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ तो अयूब खान के जो सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया था 1958 में, वो मार्शल लॉ जो था वो अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसको किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने नहीं बनाया था, बल्कि इसको एक कमीशन ने बनाया था, उसको फ्रेम किया था, जो कि प्रेसिडेंट अयूब खान ने अपॉइंट किया था। अब हम देखेंगे कि 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स क्या थे। एक तो ये था कि इसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया, जैसे आपको बताया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और फिर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप किया था, लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, जिसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक फिगर हेड नहीं होता बल्कि एक चीफ एग्जेक्टिव होता है, तमाम पावर एग्जेक्टिव पावर उसके अंदर होती है, और उसके अलावा एक लेजिस्लेचर भी होती है। तो प्रेसिडेंट वाज कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट मिनिस्टर्स आउटसाइड द नेशनल असेंबली, जैसे कि अमेरिकन सिस्टम में भी है जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप की। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में तो 3 लिस्टें थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट थी, वो थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो उसमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स को एन्यूमिनेट किया गया था, और बाकी जितनी पावर्स थी जो उस लिस्ट में नहीं थी वो प्रोविंसेस में आ गई, यानी कि उन तमाम पावर्स में उन तमाम सब्जेक्ट्स पे प्रोविंसेस वर कॉम्पिटेंट टू मेक लॉ। और 62 में भी एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है सेटअप की गई, सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फीचर, एक बड़ा अहम फीचर जो था 1962 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम। तो एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी और असेंबलीज के, प्रोविंशियल और सेंट्रल असेंबलीज के इलेक्शन के लिए भी एक ख़ास किस्म का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सेटअप किया गया था, विच कंप्राइज 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स और 40,000 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड 40,000 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। तो हुआ ये था कि पूरे कंट्रीज को 80,000 कॉन्स्टिट्यूंसीज या हलकों में डिवाइड किया गया, और हर हल्के से लोगों ने एक अपना मेंबर जो है, एक बेसिक डेमोक्रेट, उसको इलेक्ट किया, और फिर ये बेसिक डेमोक्रेट्स ने आके प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया और जो प्रोविंशियल और लेजिस्लेचर थी और नेशनल असेंबली उसको भी इलेक्ट किया।
तो उसके बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म ये थी क्योंकि बेसिक डेमोक्रेट जो थे वो एक छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट करते थे, वो एज सच लॉ मेकर नहीं थे, तो दे वर easy to be influenced by the district administration या by the executive। तो उस वजह से काफ़ी जो 1962 का जो इलेक्शन भी हुआ था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इलेक्शन हुआ था 1964 में, जिसमें अयूब वन, तो उसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस रेज किए थे। इसके अलावा उसमें भी इस्लामिक प्रोविजन थी, लाइक 1956 के स्टेट नेम्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही नाम रहा, प्रेसिडेंट मस्ट बी ए मुस्लिम, और ये भी कहा गया कि देयर शुड नॉट बी एनी लॉ विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू इस्लामिक इंजेक्शन। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया जिसे कहते हैं एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी। तो इस इंस्टीट्यूशन का मतलब ये था टू एडवाइज द स्टेट ऑन द मेजर्स टू ब्रिंग ऑल लॉज इन कंफॉर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ Islam and to enable Muslims to fashion their life according to the teachings of Islam। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को उसके खालिक ने ही, उसके आर्किटेक्ट ने ही ख़त्म कर दिया। अयूब खां के जो आखिरी ईयर्स थे उसमें अयूब खां की जो पावर पे पोजीशन थी वो काफ़ी वीक हो गई थी, और अपोजिशन पार्टी जिनकी क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे और जो अयूब की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और उससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्ग लॉन्च किए, और इस प्रोटेस्ट के नतीजे में अयूब खान हैड टू क्विट, और जाते जाते उन्होंने हुकूमत की जो बाग दौड़ थी वो उन्होंने सब उस वक्त जो आर्मी चीफ थे आगा मोहम्मद याया खान, उनके सपुर्द कर दी। तो याया खान ने आके मार्शल लगा दिया, खुद प्रेसिडेंट भी बन गए और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या CMLA भी वो बन गए। तो अयूब खान ने जिस इलीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से पावर अज्यूम की थी, उसी अनलॉफुल तरीके से उन्होंने पावर को से वापसी भी उन्होंने इख्तियार की, किनारा कशी भी इख्तियार की। उसके बाद 1972 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया। उसकी बैकग्राउंड ये थी कि पता होगा कि आप सबको कि 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री ऑपरेशन, 1970 में पाकिस्तान में पहले इलेक्शंस हुए थे। उस इलेक्शंस में अवामी लीग ने, जिसका ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान से था, उसने एक डिसाइसिव विक्ट्री ले ली थी, लेकिन जब उसको पावर ट्रांसफ़र नहीं की गई तो ईस्ट पाकिस्तान में एक अपराइजिंग या मूवमेंट स्टार्ट हो गई। उस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री एक्शन स्टार्ट किया, लेकिन वो मिलिट्री एक्शन कामयाब नहीं हुआ, और इंडिया की मदद से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया और एक नया कंट्री बांग्लादेश बन गया। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान की जो सप्रेशन थी उसने याया खान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, और ही हैड टू क्विट, एंड बिफोर क्विटिंग ही हैंडेड ओवर पावर्स टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे और जिनकी पार्टी ने 1970 के इलेक्शंस में वेस्ट पाकिस्तान से मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे वो इमर्ज हुए थे। तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट एंड आल्सो द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑन दिसंबर द 20th 1971। तो नए प्रेसिडेंट ने आके ये कहा कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जो नेशनल असेंबली थी, जिसको 1970 के इलेक्शंस में इलेक्ट हुई थी वेस्ट पाकिस्तान से, क्योंकि अब सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान ही पाकिस्तान था, तो उन्होंने कहा कि ये असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता तो हम एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इन्फोर्स किया, जिसको कहते हैं इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972। अब हम आते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, जो इस वक्त भी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल्दो इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स भी आ चुकी हैं। अब हम आपको बताएंगे इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की। The Constitution was passed on 10th April 1973 by the National Assembly, which was elected from West Pakistan in 1970, जैसे आपको पहले बताया, and it came into force on August the 14th 1973। तो जिस दिन पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी, पाकिस्तान डे के दिन जो है, यानी कि 19 अगस्त 14 को हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट केम इनटू फोर्स। उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहा। फिर 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो
प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उन्होंने दोबारा एक इलेक्शन करवाए। इलेक्शंस पीपल्स पार्टी जीत गई, लेकिन जो अपोजिशन जो थी उसने ये इलेक्शन नहीं माने। उसके नतीजे में अपोजिशन ने एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू कर दी, और उसका एंड ये हुआ कि फिर मिलिट्री ने अंडर द ज़ियाउल हक, जो उस वाले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने भुट्टो गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, असम्बलीज को सैक कर दिया, मार्शल लॉ पूरे कंट्री में डिक्लेयर कर दिया, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त ये थर्ड मार्शल लॉ था। और कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने, इट्स कॉल्ड द हेल्ड इन अबाइंस। हेल्ड इन अबाइंस का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस के ऊपर, जो की प्रोविजंस थी, उस पर अमल दरामद जो था वो रोक दिया गया। फिर ज़िया ने, क्योंकि काफ़ी अर्सा हुकूमत की, 10 साल से भी ज़्यादा, तो उस दौरान उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी अमेंडमेंट जो थी वो की, और जिसको बाद में फिर ज़ियाउल हक ने 1985 में इलेक्शंस भी करवाए, गैर जमाती इंतखाबात, और उसके नतीजे में जो नेशनल असम्बली जो वजूद में आई, तो उसने जो ज़िया की जितनी भी अमेंडमेंट थी ज़िया दौर में हुई थी, उसको उस असम्बली ने एक लीगल प्रोटेक्शन दे दी इन द फॉर्म ऑफ 88 अमेंडमेंट। तो बड़ी पाकिस्तान की जो कई मशहूर अमेंडमेंट हैं, उनमें से एक 8 अमेंडमेंट भी है, जो जिसकी वजह से जो जितने भी ज़ियाउल हक ने चेंजेस की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको एक लीगल स्टेटस जो है वो मिल गया। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज रिवाइव्ड ऑन 10th March 1985, बट with the changes made by ज़ियाउल हक to the original 1973 constitution। और फिर उसके कुछ महीनों के बाद ज़ियाउल हक ने on 30 दिसंबर 1985 मार्शल लॉ को भी उठा दिया, मार्शल लॉ लिफ्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक बड़ा जो इवेंट हुआ वो 99 में हुआ, अक्टूबर 12, 99 को, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जो उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, नेशनल असम्बलीज को भी डिसमिस कर दिया, और उन्होंने भी, जो ज़िया ने जैसे किया था, ही हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अबाइंस। तो जनरल मुशर्रफ ने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किया ऑन अक्टूबर 14, 1999, ताकि जो डे टू डे एक्टिविटी उनके जो ऑर्डर्स हैं नई गवर्नमेंट के, उसको एक लीगल कवर मिल सके। और जनरल मुशर्रफ जो है वो शुरू में चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, और बाद में फिर वो ही आल्सो बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इन 2002 जनरल मुशर्रफ ने इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसे कहते हैं LFO। इट इनकॉर्पोरेटेड सेवरल अमेंडमेंट्स टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुशर्रफ ने भी ज़िया की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी अमेंडमेंट की, और इन अमेंडमेंट को उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की सूरत में जारी कर दिया। और जिस तरह 8 अमेंडमेंट ने ज़ियाउल हक के दौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आई थी उनको एक लीगल कवर दिया था, इसी तरह मुशर्रफ दौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आई थी उसको नेशनल असम्बली ने 17th अमेंडमेंट की सूरत में, जो कि दिसंबर 2003 में पास हुई थी, उसको भी एक लीगल कवर दे दिया। तो आप ये देखेंगे हिस्ट्री ने कैसे अपने आप को रिपीट किया। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के बारे में ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे एक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, and in that video we will introduce the salient features of the 1973 constitution. I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel CSS Preparation, and please also share your valuable comments and input, and if you have any question regarding the CSS preparations or the subject of Pakistan affair, please do ask those question in the comment section. Thank you for your time.